नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए आज हम बात करते हैं पीसीएस श्रृंखला के अंतर्गत अगली वीडियो में, जिसमें जानेंगे किस तरीके से हम लोग पीसीएस के एक स्ट्रक्चर को समझें और साथ में समझेंगे कि जो आज का जो सेगमेंट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने में रखने वाला हूँ। देखिएगा, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अगर मैं स्टेट पीएससी की बात करूँ, पीसीएस की बात करूँ, तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट आपको मतलब ये बताता है कि हमें तैयारी का स्ट्रक्चर कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि पहले किताबें पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट ईयर पेपर देखते हैं, या फिर पूरा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, उनको इंप्लीमेंट करने का तरीका ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते अगर बेहतर नहीं होंगे, तो अगर रास्ते बेहतर नहीं है तो हम उनको उस पर चल भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम एग्जाम की तैयारी के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ी 3 चीजें इंपॉर्टेंट रखती है मेरे हिसाब से। एक तो आपके पास कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। अगर कॉमन नॉलेज आपके पास अगर है तो आप बेसिकल, अगर देखा जाए यूपी पीसीएस के अंतर्गत अगर हम लोग चर्चा करें तो यूपी पीसीएस में अगर प्रीलिम्स की अगर हम चर्चा करें तो 150 क्वेश्चनों में से ये मान के चलें कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको प्रत्येक विद्यार्थी को आते होंगे। इसको कॉमन नॉलेज कहते हैं। नंबर 2, हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, वो सेकेंडरी बुक होती हैं। अगर सेकेंडरी बुक आपने बेहतर तरीके से पढ़ रखी है तो आप क्या करेंगे, फिर इन क्वेश्चनों को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपके पास कॉमन नॉलेज है तो लगभग आप मान के चलें कि 40 से 45 प्रश्न आप कर पाएंगे। अब उसके बाद अगर आपने सेकेंडरी बुक को बेहतर तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आप क्या करेंगे, यहां 60-70 के या 70 या 80 के अराउंड आप लोग पहुंच जाओगे अगर आपने सेकेंडरी बुक को कंसेप्ट के आधार पर समझा होगा। उसके बाद बन जाता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जितना आप अपने आप को बेहतर तरीके से निखार पाएंगे तो उनकी जो प्रश्नों की क्षमता लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जैसा जानते हैं कि जो प्रश्नों का स्ट्रक्चर जो होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। कहीं प्रश्न जो है पीसीएस में फैक्ट के बेस पे आ जाते हैं, कहीं कंसेप्ट के बेस पे आ जाते हैं, और जहां कंसेप्ट के बेस पे आएंगे तो आप उसमें कैसे करेंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस आ जाते हैं, कुछ वहां पे स्टेटमेंट बेस हो जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में एक दायरा नहीं होगा कि यहां से 150 प्रश्नों में से कंसेप्ट बेस कितने प्रश्न आते हैं, या फिर यहां से फैक्ट बेस कैसे आते हैं, या एप्लीकेशन बेस कैसे कितने प्रश्न आते हैं, या स्टेटमेंट से कैसे कितने प्रश्न आते हैं, तो वहां आप जब पढ़ाई कर पा रहे होंगे, इवन एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे या सेकेंडरी बुक पढ़ रहे होंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे, तो वहां आप बेहतर तैयारी तो कर पाओगे लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आज हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे ऑल पेपर के बारे में। अगर हम चर्चा करें, प्रीवियस पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किसी विद्यार्थी ने अगर प्रीवियस पेपर को नहीं पढ़ा है तो आप ये मान के चलें कि उसने अपनी तैयारी का जो एक बेहतर आधार है, जो आयाम है, उसको खो दिया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारी बातें आपके सामने हैं। जब तक आप लास्ट ईयर के पेपर, कम से कम 10 ईयर या 5 ईयर के पेपर जब तक आपने जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की, चाहे स्टेट पीएससी की या बीपीएससी, जो भी स्टेट के एग्जाम की आप तैयारी कर पा रहे हैं, लास्ट के 10 ईयर 5 ईयर के पेपर को आपने एनालाइज नहीं किया है कि प्रश्न पूछता कहां से है, प्रश्न आते कैसे कैसे हैं, प्रश्न पूछने का जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम का फिलॉसफी, उसका दिमाग है, जो उसका दर्शन है, प्रश्न कैसे बनते हैं, अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो जब आप कोई सेकेंडरी बुक पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ पा रहे होंगे या किसी के नोट्स पढ़ पा रहे होंगे, तो आप उसका आधार नहीं बना पाएंगे कि प्रश्न ऐसे आते हैं, तो हमें पढ़ना ऐसे है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो लास्ट ईयर पेपर का है, और लास्ट ईयर का पेपर का जो रोल है वो आपके सामने क्यों रखा गया है इंपॉर्टेंट, इस पे हम लोग चर्चा करने के आज पर्पस से हैं। जैसे परीक्षा का पैटर्न कैसा है, परीक्षा का स्ट्रक्चर कैसा है। पैटर्न मतलब जो यहां से अगर देखा जाए 150 प्रश्न अगर यूपी पीसीएस ने पीटी में पूछा है जीएस के 1 पेपर में, तो उसमें पॉलिटी से कितना प्रश्न आ रहा है, हिस्ट्री से कितना प्रश्न आ रहा है। फिर पॉलिटी से प्रश्न अगर मान लीजिएगा 15 से 20 प्रश्न रहते तो 15 से 20 प्रश्न जो आ किस सेगमेंट से रहे हैं, ये एक दायरा है पैटर्न को समझने का। तो इसके लिए लास्ट के 5 ईयर 10 ईयर का पेपर आपके दिमागों में नहीं, आपके नाखून पड़ना चाहिए। क्योंकि इवन यूपी पीसीएस तो अगर कहा जाए तो लगभग ये मान के चलें कि 30 से 35 प्रश्न जो होता है वो 30 से 35 प्रश्न लगभग ये मान के चलें कि लास्ट ईयर पेपर से ही कहना कहीं डायरेक्टली तो नहीं पूछता है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं टॉपिकों से वो जोड़ लेता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको लास्ट ईयर के पेपर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, उनको ऐसे पढ़ना है जैसे मान लीजिएगा कि हम उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो यानी मैंने आपसे बताया कि लास्ट ईयर का जो पेपर है वो आपको पैटर्न को समझने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया और उसका पैटर्न क्या कहता है तो आप अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं तैयारी करते समय हमें छोड़नी होती हैं, बट हमें पैटर्न नहीं पता तो हम उसको भी लगातार पढ़ लेते हैं और दिमाग में हमारे पास
इतना स्पेस नहीं रहता है, और जब दिमाग में इतना स्पेस नहीं रहेगा तो सोचिएगा काम की बातें कैसे उसमें चली जाएंगी। तो इसलिए पहला पॉइंट मेरे हिसाब से क्या है कि लास्ट ईयर के जो पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पैटर्न को जानने में आपकी मदद करेंगे कि प्रश्न बनते कैसे हैं और प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्नों का उसमें भूमिका रखी गई है। क्लियर। नंबर 2, आपको जो स्टडी कर रहे हैं उसका एक क्लियर विजन, मतलब उसके डायरेक्शन को तय करते हैं कि जो आप तैयारी कर पा रहे हैं उस तैयारी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इवन अगर हम लोग बात करें कि पीटी में इस टॉपिक का कितना रोल रहता है, मेंस में कितना रोल रहता है, या इंटरव्यू में इसका क्या रोल रहेगा, या फिर हमारे पास इतना इसका कितना डाटा कंटेंट अभी रेडी है, अभी कितना और अभी करना है। मान लीजिएगा यहां से प्रेम्बिल से कोई प्रश्न आया पॉलिटी से, और प्रेम्बिल से अगर कोई प्रश्न आया हो, प्रेम्बिल के कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो सिनॉप्सिस वे में देखा जाए प्रेम्बिल क्या है, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया, कहां से लिया गया, इसका आधारभूत ढांचा क्या है, इसमें से कुछ पॉइंट आपको पता है लेकिन कुछ पॉइंट आपको नहीं पता है। तो क्या करेंगे आप, जो बाकी पॉइंट नहीं पता है आपके दिमाग में वो स्टडी के अकॉर्डिंग एक विजन क्लियर कर पाएंगे कि ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हमें नहीं पता है, तो आप इसको रेडी कर पाएंगे। तो क्लियर, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहां से स्टडी के क्लियर विजन को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उसमें। दूसरी बात, लास्ट ईयर के पेपर आपको ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े जंजाल में, एक ऐसे मझधार में फंस जाते हैं कि सिलेबस हमने पूरा पढ़ाई नहीं होता और एग्जाम में हम जाके बैठ पाते हैं। तो पहली चुनौती ये बन पाती है कि सिलेबस को पहले पूरा पढ़ा जाए, और पहले पढ़ने के बाद उसको बाकायदे से समझा जाए कि सिलेबस की डिमांड क्या है, और सिलेबस की डिमांड को अगर आप समझ पाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे आगे रन कर पाएंगे। तो उसके साथ जब रिवीजन भी करेंगे तो रिवीजन करते समय आपको सिलेबस को दिमाग में रखना है कि ये सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग हमें इसका रिवीजन करना है। तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर पेपर जो होते हैं वो आपको रिवीजन में भी हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग सारे सेगमेंट में पीसीएस की श्रृंखला में आपके सामने आते रहेंगे, तो इसलिए इस चीजों को आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरी चीज, जब आप लास्ट ईयर के पेपर को देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो जब लास्ट ईयर के पेपर को आप देखते हैं तो वहां से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प होती है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए आपने राइट्स पढ़ा है, आपने राइट्स को पढ़ा है, और राइट्स पढ़ने के बाद अगर देखा जाए वहां से जो प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न आपने राइट्स के देखे लास्ट ईयर के पेपर में, और लास्ट ईयर के पेपर में 10 प्रश्न देखने के बाद आपने वहां से 8-9 क्वेश्चन कर ली 10 प्रश्नों में से, तो क्या होगा, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपका पोटेंशियल पावर है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो आपको कहने को प्रोत्साहित करेगी, हाँ अब हमारी स्टडी में आनंद आ रहा है। तो इसलिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के पेपर जो है रोल अदा करते हैं। अगर आपने उनको बेहतर तरीके से समझा होगा तो क्या होगा, आप उनको आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जो आपकी प्रिपरेशन की जो स्थिति है उसको समझने में मदद करते हैं। सपोज दैट यहां से आपने क्या किया, किसी भी ज्योग्राफी का पार्ट हो, हिस्ट्री का हो या इकोनॉमी हो या फिर पॉलिटी हो, इवन साइंस टेक्नोलॉजी जो भी आगे इसका सिलेबस का एक आधार है। अब मान लीजिएगा हिस्ट्री में से आपने मिडाइवल की हिस्ट्री में या मॉडर्न की हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में से गांधी के एक पार्ट को छोड़ दिया है, गांधी के पार्ट को नहीं पढ़ा है आपको, तो क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सहायता करेंगे कि आपकी जो स्थिति है वो अभी कहाँ पे लेवल पे है, अभी लास्ट ईयर के पेपर पे आप कितना आप कर पा रहे हैं। मान लीजिएगा यहाँ से पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में आपने क्या किया, इमरजेंसी को तो पढ़ा है, बट इमरजेंसी का कुछ आपने आधारभूत आंकड़े या आर्टिकल्स याद कर लिए हैं, बट इमरजेंसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, कौन करता है, कैसे इसको हटाया जाता है, ये सारी अवधारणा अगर आपके दिमाग में नहीं है तो क्या होगा, आपकी जो स्ट्रक्चर है वो स्थिति कैसी है प्रिपरेशन की, कि फैक्चुअल बेस है या कंसेप्ट बेस है या कैसी है, वो आप यहाँ इनका आकलन कर सकते हैं लास्ट ईयर के पेपरों से। और भी अगर हम चर्चा की बात करें तो आप अगर इनको बेहतर तरीके से लास्ट ईयर पेपर को एनालाइज कर लेंगे तो पढ़ते समय तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप पूछते हैं कभी कभी टीचर से या फिर अपने गाइडेंस से या मेंटोर से कि कुछ चीजें बताइए जो लास्ट के एग्जाम में पढ़ी जाए, तो वहां पूछने की जरूरत किसी से नहीं होती है। जब आपको लगेगा कि लास्ट ईयर के पेपर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि 2016 में, 2017 में, 2018 में कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक आपके दिमाग में निकल के आ जाएंगे कि यहाँ से प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो वहां पर अगर आप इन चीजों को इवेलुएट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहीं पे लास्ट टाइम में आप रिवीजन के समय उनको आप दिमाग में रख सकते हैं। आगे हम बात करें कि प्रश्नों के जो परीक्षा के प्रश्न का स्तर है वो कैसे होता है, ये समझने में बड़ी मदद करते हैं। यानी लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है आने का, यानी वो फैक्ट बेस में है, कंसेप्ट बेस है, या उनका जो स्ट्रक्चर है आने का, पॉलिटी का, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बाकी जितने भी सेगमेंट हैं उसमें वो कैसे कैसे प्रश्नों को एग्जामिनर पूछता है, ये भी समझने में कहीं ना कहीं रोल अदा करते हैं। मान लीजिए अगर आपने पॉलिटी के सारे प्रश्नों को या फिर हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को या ज्योग्राफी के सारे प्रश्नों को
मान लीजिएगा कि ज्योग्राफी में आपने अर्थक्वेक को किताब से पढ़ लिया है, लेकिन एग्जामिनर के जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपसे नहीं हो पाए, तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपने अर्थक्वेक को बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा है। आपने उसके कुछ डाटे को इकट्ठा कर लिया होगा, कुछ कंसेप्ट इकट्ठे कर लिए होंगे, लेकिन जो पूछना चाहता है सिद्धांत वगैरह के बारे में वो आपके दिमाग में नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रश्नों की एक आवर्ती, ये प्रश्नों का एक स्ट्रक्चर जो है उसको भी रिप्रेजेंट करने में लास्ट ईयर के पेपरों का अहम रोल रहता है। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं आज यूपीपीसीएस की श्रृंखला के अंतर्गत लास्ट ईयर के पेपरों में पॉलिटी का एक टॉपिक जिसको लेके हम लोग चलते हैं। आज हम लोग 2018 के पेपर पर डिस्कशन करेंगे हम लोग यूपीपीसीएस के, और उसमें अब देखिए कैसे आपको पढ़ना चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर पढ़ने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई ईयर वेस पढ़ता है, कोई टॉपिक वेस पढ़ता है, कोई सब्जेक्ट वेस पढ़ता है, कई तरीके हो सकते हैं। ये किसी का मिथ है, ये कोई बोल रहा हो कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं आपको जानने के लिए कि उसका वास्तविक आधार कैसे होना चाहिए। सपोज दैट आपने क्या किया, सबसे पहले तो लास्ट ईयर के 5 ईयर के पेपर सब एक बार पूरा पढ़ना चाहिए। उसमें पढ़ने के उपरांत जब आप उस लास्ट ईयर के पेपर को पढ़ जाओगे तो दिमाग में कुछ चीजें बन जाएंगी आपकी। क्या बनेंगी? एक पिक्चर बनेंगी कि प्रश्न जो है इस टॉपिक से आने की संभावना रहती है और ज्यादा आते हैं। सपोज दैट आपने पॉलिटी का टॉपिक लिया, जो मन करे राइट्स लिया, मान लो अधिकार आप पढ़ रहे हैं, तो राइट्स पढ़ने से पहले लास्ट ईयर के पेपर में जितने भी लास्ट 5 ईयर में राइट्स से प्रश्न आ चुके हैं उनका अवलोकन एक नॉवेल्स के रूप में दिमाग में कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप राइट्स को, अधिकारों को, मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो जो आपने पहले लास्ट ईयर के पेपर रिवाइज करके दिमाग में इकट्ठे कर रखे होंगे, तो जो चीजें उसमें पूछी गई हैं तो वो आपके पढ़ते समय दिमाग में क्या होंगी, आपस में कनेक्ट हो जाएंगी कि देखिएगा ये प्रश्न आया हुआ है। तो उससे जैसे और भी प्रश्न जो बन सकते हैं वो भी उस टॉपिक से आप अपने दिमाग में चीजों को कंठस्थ कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को दिमाग में इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके उपरांत जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें निखारने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके उपरांत उसी राइट से जितने भी टेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका अभ्यास करें। जब उनका आप अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा, अभ्यास करने से आपने लास्ट ईयर के पेपर भी देख लिए हैं, आपने उसका एक आधारनुमा तरीके से किताब से, सेकेंडरी बुक से, किसी नोट से, किसी एनसीईआरटी से चीजें कवर भी कर ली हैं। लास्ट में उससे प्रश्न कैसे बन सकते थे, बनेंगे, ऐसे अभ्यास भी कर लिया तो एक टॉपिक आपका क्या हो चुका, रेडी हो चुका है। ऐसे करके अगर 1 बाय 1 करके आप टॉपिक को रेडी करेंगे तो मेरा मानना है कि लगभग पूरे पॉलिटी में लगभग 70-80 टॉपिक्स ऐसे बनेंगे। और उन टॉपिकों को अगर एक दिन में आप 4 से 5 टॉपिक करते हैं तो इवन ये मान के चलें कि आप अगर 30-40 दिन में पूरी पॉलिटी को 1 बाय 1 डे में कन्वर्ट करते हुए रेडी कर लेंगे। इसके साथ साथ इस राइट से, जितना अधिकार से जितने भी प्रश्न लास्ट ईयर के मेंस में आ चुके हैं उनको भी दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि उसका हमें डायनेमिक पार्ट को मिला के कहीं ना कहीं प्रश्न को लिखना होगा। तो लिखने के लिए जो तत्कालीन आंकड़े हमारे दिमागों में या अखबारों में या आसपास के माहौल में या परिवेश में चल रहे होंगे उनके एग्जाम्पल दिमाग में इकट्ठा करिएगा। तो ये जरूरी क्यों है, मैंने आपसे बताया है कि जब तक आप लास्ट ईयर के पेपर को नहीं कंठस्थ दिमाग में कर पाएंगे तब तक एग्जामिनर के दिमाग की उपज है कि प्रश्न वो कहां से बनाता है और कैसे बनाता है, तब तक उसको नहीं समझ पाओगे। फिर तो भेड़ चाल की तरह, क्योंकि भीड़ जो शब्द है वो भेड़ से आया है और भेड़ आपको पता है कैसे चलती है, उसकी तरह आप चलते चले जाएंगे और एक बेसिकली तैयारी आप नहीं कर पाओगे और उसमें उलझते हुए फंस जाओगे। और उलझने से अच्छा है सुलझना। सुलझने के लिए आपको डिफरेंट चलना पड़ेगा, अलग चलना पड़ेगा। तो यही मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि पीसीएस की श्रृंखला में हम आपके साथ हाजिर होंगे लगातार, बहुत सारी इनोवेशंस के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ, जहां से आपको बहुत सारी चीजें हेल्प के रूप में आप में रहेंगी। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं लास्ट ईयर के पेपर पे। देखें आपके सामने 2018 का पीसीएस का पेपर की पॉलिटी की क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब डायरेक्टली किसी भी प्रश्न पे डायरेक्टली अटैक नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है प्रैक्टिस करते समय। जैसे how many types of justice, liberty, equality and fraternity in that order has been the mentioned in the preamble of Constitution of India? It means भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता
और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अब ये प्रश्न जो है प्रेम्बिल से आया है, और जब ये प्रेम्बिल से प्रश्न आया है तो आपसे सिर्फ इसमें क्या पूछा गया है, एक फैक्टनुमा कंसेप्ट क्वेश्चन है ये। जैसे इसमें न्याय जस्टिस जो है कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, या भ्रातृत्व का जो प्रकार है वो कितना है, वो आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न को आंसर देने में कोई दिक्कत का विषय नहीं होगा। जो तैयारी कर रहे होंगे रियल एस्पिरेंट डायरेक्टली आंसर इसका दे देंगे कि भाई जो इसमें न्याय है वो 3 प्रकार का है, जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है, समानता जो है वो 2 प्रकार की है, और भ्रातृत्व जो है, बंधुत्व जो है वो 1 प्रकार का। लेकिन पहले थोड़ा दिमाग को सोचने दीजिएगा कि जो प्रेम्बिल है, ये प्रस्तावना है, इस प्रेम्बिल से, ये प्रस्तावना से जो प्रश्न बनने का प्रस्तावना जो है, इससे प्रश्न बनने का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है। देखिएगा, क्या इससे पूछा जा सकता है? पहले इन चीजों को दिमाग में, चीजों को बड़े आराम से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर प्रेम्बिल से प्रश्न पूछेगा तो सोचिए, प्रेम्बिल से, प्रस्तावना से, उद्देश्य से प्रश्न पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा, पहले समझ लीजिएगा। जैसे ऐसे करके अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज कर लें, मैं दावा कर सकता हूं कि लगभग आपकी 50% तैयारी इसी में हो जाएगी। प्रेम्बिल है क्या, ये होती क्या है, प्रेम्बिल क्या होता है, प्रेम्बिल का अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स क्या है, मीन्स ऑफ प्रेम्बिल, ये सब चीजें दिमाग में आनी चाहिए। फिर इसका बेस यानी आधार क्या है, इसको लिया कहां से गया है, कैसे लिया गया है। जैसे सबको पता है कि नेहरू प्रस्ताव से इसको लिया गया है ना। ये सारी बातें हम लोग अभी करते रहेंगे। जनवरी 1947 इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इसका आधार क्या है, फिर इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तत्व मतलब इनके कितने तत्वों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि क्या समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है ना, समाजवादी क्या है, या फिर न्याय को कैसे हमने कन्वर्ट किया है ना। ये सब बातें इसमें तत्वों में आ जाएंगी। तो तत्व कितने प्रकार के हैं, उन तत्वों का पूरा आधारनुमा तैयारी आपको कैसे करनी पड़ी है। अब यहां से जो तत्व है, इसका स्रोत क्या है, ये सब बातें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। इन तत्वों में जनता का जितना भी उद्देश्य क्या था इसका, ये सब सारी बातें आप इसमें पूरा एक डायग्राम में रेडी कर लीजिएगा, दिमाग में घुमा लीजिएगा। 1 मिनट का समय आपको लगेगा। उसके उपरांत कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषता क्या है, कुछ इसके महत्व के बारे में कि इसके महत्व क्या है, कुछ इसकी आलोचना के बारे में याद रख लीजिएगा कि आलोचना कैसे कर सकते हैं। आलोचना मतलब थोड़ी सी ऐसी बातें जहां पे जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसे आलोचना कह सकते हैं। उसके प्रकार प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना को लेकर क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जहां हम चर्चा का विषय बना सकते हैं। जैसे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे कुछ डायमेंशन जब दिमाग में आप इकट्ठे कर लेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप उसके सारे पैरामीटर्स को, इस टॉपिक को रेडी कर लेंगे, और जो वो प्रश्न है उसके साथ साथ उसने अपने टॉपिक को भी रिवाइज कर लिया है। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि जब भी आपको प्रश्न देखें तो प्रश्न को देखने के बाद वो प्रश्न किस टॉपिक से या सब टॉपिक से दिया गया है, उसके आने वाले सारे पैरामीटर को दिमाग में 1 मिनट में रिकॉल कर लीजिएगा। लगता है कि आपको नहीं पता कि यहां से कुछ ऐसी बातें, विशेष बातें नहीं पता आपको कि तत्व में एक कोई भी शब्द अगर हम तुमसे लें कि यहाँ गणराज्य का मतलब क्या होता है, या गणराज्य से हम लोग क्या अर्थ समझते हैं, या रिपब्लिक से हम लोग क्या समझते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अपने छोटे छोटे समराइज वे में अपने नोट्स बनाए होंगे, वहां से उन चीजों को आराम से रिकॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप इस तरीके से लास्ट के पेपर को, 5 साल के पेपर को इस तरीके खंगाल लीजिएगा जिस तरीके से हम लोग चीजों में निखार करते हैं, और फिर देखिए आपकी तैयारी का चरण किस तरीके से आगे चलता है। तो अगर हम इस प्रश्न की तरफ जाना चाहें तो आप जान सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा। जो हमारे पास न्याय है वो 3 प्रकार का है। वो न्याय 3 प्रकार कौन सा है, राजनीतिक है और आर्थिक है और सामाजिक है। अगर हम लोग विश्वास प्रस्ताव स्वतंत्रता की बात करेंगे, हम लोग यहाँ इक्वलिटी की, लिबर्टी की बात करेंगे, तो लिबर्टी के लिए आप जान सकते हैं कि यहाँ जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है। कौन सी, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है ना, विश्वास की स्वतंत्रता है, और एक आचरण की स्वतंत्रता है। तो अगर ये यहां से न्याय की बात करेंगे तो न्याय 3 प्रकार का है, उसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार की है।
कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि एक आध के बारे में अगर नहीं भी पता है तो हम वहां रुकने का प्रयास करते हैं। हम देखेंगे 3 5 कहां पर है, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले ऑप्शन में 3 5 है, इस पे टिक करेंगे और हम लोग निकल लेंगे। लेकिन फिर भी मान लो अगर नहीं पता है तो एग्जाम हॉल में तो बैठे नहीं है, तो फिर वहां पे अपने टेस्ट में लास्ट ईयर के पेपर में ढूंढने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पे समानता है वो 2 प्रकार की है। एक तो प्रतिष्ठा की समानता है और एक अवसर की समानता है, और यहाँ भातृत्व बंधुत्व जो है वो एक ही प्रकार का है। तो यानी इसका आंसर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ऐसा करने से आपने प्रश्न बेशक एक किया, लेकिन प्रश्न के एक करने से आपने क्या किया, पूरी प्रेम्बल को एक दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर के नुमा आधार पर आपने क्या कर लिया, उसको निकाल लिया। तो मेरा यही मानना है कि लास्ट ईयर के पेपर को प्रत्येक टॉपिक के साथ, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ चीजों को रिलेवेंट करें और वहां चीजों को समझ में आ जाए। जैसे अगला प्रश्न अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपके सामने ये है, क्या लिखा है, द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, यानी सर्वप्रथम संसाधनक सरकार के किस देश में आरंभ की गई थी। अब एक बात सोचिएगा, यहां से इस प्रश्न को करने के लिए आपको पहले सरकारों के ढांचों को समझना पड़ेगा कि संसदीय सरकार भी होती है, अध्यक्ष सरकार भी होती है, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, यहाँ विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यह संसदीय व्यवस्था की स्थापना सबसे पहले किस देश ने करी, क्योंकि एलिकी संविधान ब्रिटेन का है और हमारे यहाँ जो जितना भी संविधान है कहीं ना कहीं ब्रिटेन से प्रभावित है, तो हमने कहां से किया होगा, ब्रिटेन से किया होगा। ये कुछ लॉजिक वर्ड भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकल जाते हैं। तो इसका आंसर के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके बन जाएगा। तो अगर इसके सारे पैरामीटर आपको रेडी करने पड़े तो आपके दिमाग में होने चाहिए कि हमारे यहाँ उसको कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, उसको हम लोग संसदीय सरकार भी कहते हैं। तो अब इसके कुछ कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार में और संसदीय सरकार में क्या अंतर होता है, यहाँ कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, थोड़ी थोड़ी बात आपके दिमाग में अगर सिनॉप्सिस तरीके से इकट्ठा है तो आप समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन से जितने भी अगले साल में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेम ऐसे नहीं आने वाला, लेकिन इस ये जो वर्ड लिखा है ना संसाधनक सरकार जो लिखा है, इसमें यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा प्रण है। तो इसलिए इसके जितने पैरामीटर्स हैं वो दिमाग में आपके हो जाने चाहिए, अगर वो हैं तो आप इस प्रश्न का कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखो 2018 के सारे हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को करने का प्रयास कर रहे हैं और उन प्रश्नों को कैसे कर रहे हैं आपको देखिएगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि इस प्रश्न के कुछ आंकड़े आपके सामने रख देंगे, मैं भी रख सकता हूं कि यहाँ 12 समितियां, संविधान की जो सभा है 12 अंतिम बैठकें कितनी हुई थी, 12 बैठकें हुई थी। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर को हुई थी, जहां पे सज्जनर सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद वहां पे 11 दिसंबर को 1946 में दूसरी बैठक हुई थी। इस तरीके से वो आपको बता देंगे, लेकिन आपको कहीं से चीजों को इवेल्युएट नहीं करना है, या लास्ट का पेपर है इस पूरे आधार को समझना है कि प्रश्न कैसे बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें समझना पड़ेगा कि यहां से जो प्रश्न है वो संविधान सभा से प्रश्न आया है। अब ये संविधान सभा से अगर प्रश्न आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से प्रश्न आया है हमारा, तो आप सोचो असेंबली के और भी कौन कौन से पैरामीटर्स बन सकते हैं। बहुत सारी सभाएं होने के साथ साथ जो बहुत सारी समितियां बनी थी, उन समितियों के अध्यक्ष कैसे कैसे कौन कौन बने, जिसमें प्रारूप समिति जो हमारी मुख्य समिति है, जिसमें 2 मेंबर जो मृत्यु हुई उनके बाद उसमें कौन आए, इसके अध्यक्ष कौन थे, उनका कार्य क्या था, ये मूलभूत बातें अगर आपके दिमाग में है तो यहां से इस प्रश्न से अन्य प्रश्न जितने बन सकते हैं वो आप उनको आराम से कर पाएंगे। लेकिन इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो अंतिम बैठक जो हुई थी, लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी अंतिम बैठक की, वो हुई थी 24 जनवरी 1945 को, और इसी दिन राष्ट्रपति को निर्वाचित यानी कह सकते हैं चयनित किया गया था, जिनका नाम आप सब जानते हैं, बिहारी बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। तो इस प्रश्न के आंसर से हम 2-4 प्रश्न अगर मैं आपको बोल दूं कि ये और याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है यार दोस्तों। इसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि संविधान सभा से जितने प्रश्न बन सकते हैं उसके दिमाग में सब चीजें होनी चाहिए, और वो कब होंगी, जब आपने कॉमन नॉलेज, सेकेंडरी बुक और लास्ट में चीजों को प्रैक्टिस नुमा इकट्ठा कर रखा होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। अब देखो ये प्रश्न कहां से आया है, आप लास्ट ईयर के पेपर से ये जज करने का तरीका देख लेते हैं कि प्रश्न जो आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे अगर इस प्रश्न के अनुकूल अगर हम लोग जाएं कि संविधान सभा के, ये भारत के संविधान किस भाग में, तो ये प्रश्न किससे है, पार्ट से, भाग से। अब यहां से कितने पार्ट हैं,
वो पार्टों का, ये पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या, तीसरे पार्ट में क्या, चौथे पार्ट में क्या है, ये जितने भी पार्ट हैं, इन पार्ट के आपको नहीं पता कि यहाँ मौलिक अधिकार किस में है, या राज्य के निरस्त तत्व किस में है, या फिर इमरजेंसी कहाँ है, भाषा कहाँ पर है, व्यापार संबंध किस में है, केंद्र राज्य के बीच संबंध कहाँ है, आयोग वगैरह कहाँ पर है, संसदीय व्यवस्था कहाँ पर है, राज्य की विधानमंडलीय व्यवस्था कहाँ पर है। अगर ये जो जितने पार्ट है, अगर आपके दिमाग में पार्ट नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रश्न तो आप डायरेक्टली टिक करके भाग जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर अगर किसी भाग से प्रश्न आता है तो वो चीजें नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि लास्ट ईयर के पेपर से आप ये जज करते हैं कि प्रश्न जो कैसे आते हैं और उसके आधार पर अगले साल प्रश्न कैसे कैसे और बनने की संभावना अधिक रहती है। तो मेरे दोस्तों, जितने भी भाग हैं यहाँ पे, जो भाग है हमारे पास, उन सबको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे भाग नंबर 1 में क्या है, सबको पता है, राज्यों का संघ है ना, नॉर्मल सी बात है। सिटीजनशिप के बारे में वो पूछ रहा है, तो सिटीजनशिप कहाँ है, भाग नंबर 2 में है, ये दिमाग में बन जाना चाहिए। भाग नंबर 9 में क्या है, आपको पता है, जो स्थानीय चीजें होती हैं, हमारी जो पंचायत है वो उसमें रखा गया है, और बाकी ये निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये नॉर्मली बातें हैं। अगर एक्सीडेंट से पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। बट मेरे इस आंसर टिक करने से एग्जाम में तुम्हारे पास या तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा मानना है। लेकिन लास्ट ईयर पेपर से ये जज हो रहा है कि अगर भाग से प्रश्न आएंगे तो हमारे पास सारे भागों के दिमाग में चीजें हो जानी चाहिए। क्लियर कंसेप्ट दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। अब देखो, यहां से प्रश्न देख लेते हैं। किसी भी प्रश्न को समझने से पहले दिमाग में लगाना चाहिए कि कंसेप्ट बेस है, फैक्ट बेस है, एप्लीकेशन बेस है, स्टेटमेंट बेस है। अब इस प्रश्न को देखा जाए, द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी कह सकते हैं, डीपीएसपी से ये प्रश्न आया हुआ है, मे बी क्लासिफाइड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेक ऑफ कंसेंस स्टडी। इट मीन्स में राज्य के तत्वों को अगर हम लोग सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखिए, तो अब आपने राज्य के जो तत्व हैं उनको कन्वर्ट कर रखा होगा। राज्य तत्व कहाँ से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, क्या उनका कार्य है, उनका मौलिक अधिकारों के साथ क्या संबंध है, उनका मौलिक कर्तव्यों के साथ क्या संबंध है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 36 से 51 के बीच में है, प्रत्येक आर्टिकल में कौन कौन सी चीजें उसने रखी गई हैं। फिर लास्ट में अमेंडमेंट कौन कौन से कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, कुछ मूलभूत बातें कि ये क्या कार्य करते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनका महत्व है, क्या इनकी आलोचना हम थोड़ी सी कर सकते हैं, क्या सुधारात्मक भावना के आधार पर हम क्या देख सकते हैं, इनका रोल भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या रहता है या प्रजातंत्र के अंतर्गत क्या रहता है, जनता का क्या सहायता करते हैं। कुछ ये मूलभूत बातें अगर आपके दिमाग में नहीं है तो इस प्रश्न को करने में कर पाएंगे। अब ये पूरे राज्य के जो दर्शन है, देखिएगा, ये अगर देखा जाए तो इसमें अगर तत्वों के आधार पर अगर चीजों को देखा जाए तो 3 भागों में उसने बांटा गया। एक समाजवादी, जिसको हम लोग नैतिक कह सकते हैं, जो सभी के लिए बने हुए हैं। कुछ बौद्धिक बातें जो ध्यान रखना, जो बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा करने होंगे, ये भी बात ठीक है। कुछ गांधीवादी, जो गांधी जी का सपना था कि ये होना चाहिए, जैसे ग्रामीणों का विकास होना चाहिए, तो गांव का गठन करने के लिए आर्टिकल नंबर 40 में हमने चीजें इवेलुएट कर दी हैं। तो एक पिक्चर बन पा रही होगी कि राज्य के जो तत्व हैं वो तीनों ही भागों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी अवधारणा के आधार पर, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर, उनकी प्रवृत्ति के आधार पर। तो ये मान के चलें कि यहां से जो इसका आंसर वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। लेकिन मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि इस राज्य के तत्वों से जो आने वाले प्रश्न हैं और भी वो आपके दिमाग में अगर बने हैं तो क्या होगा, इस प्रश्न के साथ साथ आप डीपीएसपी के जितने भी सेगमेंट, जितने भी पैरामीटर, जितने भी अवधारणाएं हैं वो आप दिमाग में इकट्ठा कर लेंगे और जब प्रश्न आएंगे तो आप उनको कर पाएंगे। तो ये मान के चलें कि राज्य के तत्व से एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। तो यानी इस बार अगर ये आया तो फिर अगली बार पता नहीं कुछ और आएगा, लेकिन तत्वों से आएगा। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में किसके संबंध में, निम्नलिखित के संबंध में राज्यसभा के क्या है, अन्य अधिकार है। इन द काउंसिलिंग ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, अगर यहां से इस प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करें, इस प्रश्न आपसे क्या मांगना चाह रहा है, जितने भी हमारी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत 3 अंग है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा की लोकसभा की कुछ शक्तियां समान दी गई हैं, कुछ शक्तियां अलग अलग, किसी लोकसभा की कहीं ज्यादा है तो कहीं राज्यसभा की कम है, कहीं राज्यसभा की ज्यादा है तो कहीं लोकसभा की क्या है, कम है। तो अब ये कौन कौन सी पावर है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रश्न आया हुआ है। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से अगर प्रश्न आया है तो राज्यसभा विशेष शक्तियों के रूप में कौन कौन सी पावर लेके बैठी हुई है, ये चर्चा कर रहा है। तो यहां से आपके दिमाग में पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय व्यवस्था जो है, पूरी हो जानी चाहिए कि कौन कौन सी किस इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एक्ट कैसे बनते हैं, क्या इसमें व्यवस्था कैसे
तंत्र चलाने की व्यवस्था कौन की गई है, ये जितनी भी आधारभूत बातें हैं अगर वो हैं तो इस प्रश्न के साथ जो अन्य प्रणाली में प्रश्न बनेंगे वो भी दोस्तों आप कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर है आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। देखिएगा, राष्ट्रपति के लिए कोई भी कार्यवाही करने के लिए किसी भी सदन से, किसी भी लोकसभा राज्यसभा से भी बन सकता है, तो ये विशेष शक्ति उसकी नहीं दी गई, उसको हम लोग कट कर देते हैं। देन टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही, दोनों से कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये भी नहीं है। आगे टू रिकमेंडेड क्रिएशन इज अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, बिल्कुल एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने के लिए इसको विशेष शक्ति दी गई है। जो आर्टिकल नंबर क्या कहता है, ये 312 यही कहता है कि 312 में क्या है, विशेष शक्तियों का प्रावधान है वो भी राज्यसभा के लिए। ये आप इसका आंसर टिक कर सकते हो। इसका आंसर अगर इसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन और देखें तो 312 में राज्यसभा को विशेष शक्तियों का प्रावधान दिया गया है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से इसके पार्लियामेंट्री पावर्स को पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन के साथ, फिर चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या लिखा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ द अब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन अ एमपी बी डिस्क्वालीफाइड, यानी बिना अनुमति कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी भी सांसद के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब अब यहाँ पे ये भी प्रश्न कहाँ से, संसद से है, तो आप याद रखिएगा कि संसद से प्रत्येक वर्ष अगर 20 से 25 प्रश्न अगर पॉलिटी से पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में, तो मान के चले कि लगभग 2 से 3 या 4 प्रश्न जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से आएंगे। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम से आएंगे तो पार्लियामेंट सिस्टम से कहां से आएंगे, ये आपके सामने रूल अदा करने हैं लास्ट ईयर के पेपर। तो अब ये क्या है, ये आपसे पूछा गया कि कोई भी अगर संसद का एमपी है और वो एमपी है कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसको किस अवस्था में या कितने दिनों तक उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई यानी हटा देंगे। तो यानी उसका आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा कि 60 दिनों तक अगर लगातार वो क्या कहता है अनुपस्थित रहता है तो उसको हम लोग अयोग्य घोषित कर देंगे। लेकिन इसमें और भी प्रश्न यहां से बन जाएंगे, क्या अगर स्थगन सत्र चल रहा है, स्थगन चल रहा है, क्या वो भी दिन काउंट किए जाएंगे, ये 17वां चल रहा है क्या वो भी दिन काउंट किए जाएंगे, वो नहीं किए जाएंगे। तो कुछ ऐसे मानक जो फैक्चुअल बेस में है, वो इफेक्ट क्वेश्चन आया है, तो आपके दिमाग में पार्लियामेंट्री सिस्टम से होना चाहिए। तो यानी अगर कोई भी 60 दिन तक कोई भी एमपी अनुपस्थित रहता है पार्लियामेंट से, तो उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्थगन के 17 वाले कार्यकाल को शामिल नहीं किया गया है, ये विशेष बात इसमें याद रखने लायक है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु पर समाप्त किया जा सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट अब्लिश। तो अब इसमें पूछा गया है कि हाउस ऑफ पीपल ने लोकसभा को, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट राज्यसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग विधान परिषद को। देखिए अब ये प्रश्न किससे है, ये प्रश्न क्या है, एक विधान मंडल से क्वेश्चन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली से हम लोग कह सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, ऐसी कौन सी सभा है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकता पर समाप्त कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी, आर्टिकल 169 ये कहता है कि जो हमारी काउंसिलिंग है लेजिस्लेटिव विधान परिषद, उसे हम स्थायी सदन कहते हैं, और ये स्थायी सदन है, इसको स्थायी का मतलब कि वो कभी भंग नहीं होगा, लेकिन उसको समाप्त कर सकते हैं। अब समाप्त कौन करेगी, संसद करेगी। संसद कैसे करेगी, कौन से संशोधन से करेगी, साधारण से करेगी, विशेष से करेगी, या उसके पास विशेष बहुमत से करेगी, कैसे करेगी, ये कुछ इसके पैरामीटर जानने के लिए हो जाते हैं। तो यानी आप जानते हैं कि ये हम लोग लोकसभा को भंग तो कर सकते हैं है ना, राज्यसभा को भी भंग नहीं कर सकते और समाप्त भी नहीं कर सकते, विधानसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद को कभी हम लोग भंग नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त कर सकते हैं। अब विधान परिषद कितने स्टेटों में अभी अवेलेबल है, मैक्सिमम सीट कहां पर है, जैसे यूपी में पूछ लेता है कभी कभी विधान परिषद सीटें कितनी है, 100 सीटें हैं। तो कुछ इसके मेनली आंकड़े अगर आपके दिमाग में है, तो इस क्वेश्चन से जो अन्य इस टॉपिक के साथ जो चीजें बन जाती हैं वो आप उनको आराम से कर पाएंगे। चलिए मित्रों आगे बात कर लेते हैं, क्या लिखा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज। इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है। तो अब यहां से जो आप देख पाते होंगे कि जो हमारा राज्यों का संघ है वो 1, 2, 3, 4 आर्टिकल में इन्वॉल्व है और भाग नंबर 1 में इसमें दिया गया है।
तो भाग नंबर 1 में दिया गया है, तो आपके साथ एक हिस्ट्री बन पा रही होगी कि 1912 में जब आन सभा की स्थापना की गई थी तो उन्होंने राज्यों की मांग की थी 1913 में। तो उसकी मांग करते करते आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी जेवीपी समिति बनाई गया है ना, एस के धर समिति भी बनाया गया, उस समिति ने क्या करा, उसके बाद श्री राम लल्लू 56 दिन की मृत्यु के पश्चात मृत्यु हो जाती है। तो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है राज्यों के संघ से, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। जब पढ़ना पड़ेगा तो आपको लग रहा होगा कि इसमें राज्य कौन सा बना। आप जानते हो 1953 में जब हम लोगों ने इसकी स्थापना करी, किसकी स्थापना करी, आंध्र प्रदेश की स्थापना करी, किस भाषा के आधार पर करी, तेलुगु भाषा के आधार पर करी। तो कुछ ये मूलभूत बातें फैक्ट के आधार पर कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा आपको। फिर जेवीपी समिति ने क्या घोषणा रिप्रेजेंट करी कि भाषा के आधार पर बनाए ना बनाए। फिर हम लोगों ने एक भाषा आयोग भी बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। ये सब मूलभूत ही तो बातें हैं जो राज्यों के संघ को लेकर हमें पढ़नी है। लेकिन इसके आधार पर अगर प्रश्न जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य है जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई थी। तो कुछ ये बातें करने के साथ साथ हमें राज्यों के संघ का जो टॉपिक है उसको भी पढ़ लेना है। उससे क्या होगा, उससे पढ़ने से आप इसके बाकी जो प्रश्न राज्यों के संघ से आने वाले होंगे, कभी कभी वो सीक्वेंस पूछ लेता है कि पहला राज्य कौन बना, दूसरा कौन बना, तीसरा कौन बना, या अंतिम राज्य कौन बना, ये पूछ लेता है। या अमेंडमेंट के दौरान जब हमारा 1956 में अमेंडमेंट हुआ था, 7वां अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में कितने राज्य बने थे, कितने यूटी बने थे, जो यूटी बने थे उनको फिर राज्य कब बनाया गया। ये सारी बातें हैं जिनको हम आपको भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं सहकारिता आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किसके संबंध में थी। अब यहां से क्या प्रश्न पूछ रहा है, देखो बड़े आराम समझिएगा। इस प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो सहकारिता आयोग है, इसने जो घोषणाएं पेश की थी वो घोषणाएं किससे संबंधित थी। अगर इस प्रश्न के डायरेक्टली आंसर पे जाएं तो क्या होगा, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध थे उनके बीच में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने। लेकिन इसका आधार क्या है, जितने भी केंद्र राज्य के संबंध के अलावा बाकी जितनी भी समितियां बनी हैं, संवैधानिक समितियां बनी हैं, कुछ हमारी अस्थायी समितियां। अब समिति के आधार पर देखा जाए तो कुछ स्थायी समिति होती हैं, कुछ लोकसभा की समिति होती हैं, कुछ दोनों की समितियां होती हैं, कुछ समितियां तत्कालीन आवश्यकता पड़ने पर बनाई जाती हैं कि बताइए, सुझाव दीजिए कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन समिति के बारे में प्रश्न क्या करता है, पूछता है। अब यहां से सहकारिता आयोग क्या है, 1983 में आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या किया, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, और उनसे पूछा, उन्होंने क्या किया, केंद्र राज्य के बीच में सिफारिश करने के लिए या उनके ढांचे को क्या किया, उनसे रिविजन करने के लिए कहा। उन्होंने क्या करा, 1987 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया, उन रिपोर्ट में क्या कहा, तो ये पूरा एक ढांचा बन जाता है। जब ये ढांचा तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, पूरी एक स्टेप बाय स्टेप करके उनकी फिल्म बन जाएगी, है ना। तो मेरा मानना हमेशा दोस्तों आपसे यही है कि आप जब भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके बाकी जितने भी डायमेंशन या जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं, अगर वो भी आप उनके साथ साथ कर लेंगे तो लास्ट ईयर पेपर भी आप रिवाइज कर पा रहे हैं, उसके बाद पूरे टॉपिक को भी पढ़ पा रहे हैं, और उससे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं आप ये भी देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी है, नहीं तो आप भीड़ चाल में फंस जाएंगे। दुनिया कैसे पढ़ रही है, कभी कभी बहुत सारे लोग पूरी किताब पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न नहीं बनता है। तो प्रश्न ना बनने की वजह क्या है कि आपने एग्जामिनर के दिमाग की उपज को नहीं समझा है, प्रश्न कैसे बनाता है, कैसे लेके आता है, कितने प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, तो ये भी जानना एक जरूरी बन जाता है। आगे हम लोग बात करें, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटरेसी, यानी PIL। आप देखिएगा PIL क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ PIL। लिटरेसी वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया जस्टिस सिस्टम, यानी भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग में चीजों को इवेलुएट करना पड़ेगा। PIL है क्या, PIL आया कहां से। आप जानते हैं कि 1960 के दशक में 1960 में अमेरिका ने PIL को इंप्लीमेंट किया। क्यों किया गया कि लोग जो भी एक अपने अधिकार को लेके या अपने कह सकते हैं समस्याओं को लेके या फिर एक प्रकार से अपने उपचार को लेके अगर देखा जाए कि न्यायालय की शरण में जा सकें, जिसके माध्यम से उसका एक ढांचा तैयार करने के लिए अमेरिका ने 1960 में PIL की स्थापना की। इंडिया में इसको देखा जाए तो लगभग 1980 के आसपास क्या किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब इंप्लीमेंट किसने किया, BR कृष्ण अय्यर नाम के और PN भगवती नाम की जो प्रवर्तक करने में इनको अहम रोल रहा था, उन लोगों ने क्या किया, इसको इंप्लीमेंट किया।
तो यहां से जो प्रश्न पूछा फैक्ट्री है, लेकिन इसका आधार जानना पड़ रहा है कि PIL क्या है, इसके पीछे होता क्या है, इसके करने से वर्तमान में क्या अभी हाल ही में कुछ डिस्कशन चर्चाओं में रहता है, आप देख पा रहे होंगे। और जब ये चर्चाओं में रहता है तो फिर इसके सारी जजमेंट आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। इसके लागू होने से क्या कुछ ऐसा बेहतर प्रबंधन हो पाया, नहीं हो पाया है। तो यानी एक पूरा आधार समझना पड़ेगा किसका, जुडिशरी का। और जुडिशरी की जितनी भी चीजें हैं अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर दिमाग में आ जाएगा कि क्या होगा। लेकिन इसका आंसर क्या है कि किस रोल अदा किया है, कौन थे, PN भगवती। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा को से जुड़े प्रावधानों को संसद में संशोधन कर सकती है। अब देखिए यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप जान पाते होंगे कि आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट का प्रावधान है। तो अमेंडमेंट के प्रावधान को आप जानते होंगे 3 भागों में रखा गया है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और वहां से विशेष और मेजॉरिटी बहुमत से रखा गया है। तो अब अगर आपको ये बताना कि साधारण बहुमत से कौन कौन से क्या करते हैं, चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं या संशोधन हो जाती हैं, अमेंडमेंट हो जाते हैं, ये नहीं पता है आपको, तो फिर क्या होगा, आप भ्रम जाल में फंस जाएंगे। तो इसलिए जितने अमेंडमेंट की पूरी ढांचा को वो आपसे इस प्रश्न में पूछ रहा है। अब इस प्रश्न से संशोधन की बातों को पूछा, लेकिन संशोधन की बातों में उसने एक बात डाल दी है कि भाषा जो है, इस भाषा को किस आधार से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी साधारण बहुमत के माध्यम से भाषा के प्रावधान को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें जैसे नए राज्यों का प्रावधान है, नए राज्य का नाम गठन करना है, निर्माण करना, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो ऐसे विशेष में कौन कौन सी आती हैं, है ना, ये सारी बातें जितनी भी हैं वो अमेंडमेंट की आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि तीनों अमेंडमेंट में कौन कौन सी बातें किस किस से हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बट बाकी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। देखिएगा इस प्रश्न की अगर हम लोग प्रवृत्ति को देखें तो ये प्रश्न जो है ग्राम पंचायत से रखा गया। अब ग्राम पंचायत प्रश्न किसका, स्थानीय प्रश्न है। स्थानीय पंचायत जिसे हम लोग कह सकते हैं पंचायत व्यवस्था कह सकते हैं। अब पंचायत व्यवस्था को आपको पढ़ना पड़ेगा। जो 73 और 74 अमेंडमेंट है पंचायत और वहां से विकास वाला, उसमें 1992 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। क्यों किया गया था, कौन कौन समिति बनाई गई थी, इसमें कौन कौन चीजें आती हैं, क्या कर व्यवस्था क्या है, इसका पैसे का वितरण कैसे होता है, किससे सिफारिश की जाती है, कौन सिफारिश करता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा, आप इससे अनभिज्ञ हो जाएंगे, और अनभिज्ञ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं कर पाएंगे। इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें कितने विषयों को रखा गया है, सारी बातें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। अगर ये हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, इस सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ से स्थानीय मेलों के जो जितने भी कर होते हैं वो ग्राम पंचायत उगाती है, उसी का आंसर ये बनेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप लास्ट पेपर को आप बेहतर तरीके से मूल्यांकन करें, उसका मूल्यांकन करने के बाद उसमें देखें कि प्रश्न कैसे बन पाते हैं और उसके आधार पर अपनी तैयारी करें। कभी ऐसा ना हो कि आपने तैयारी पूरी कर ली और जो आता है वो आपने तैयार नहीं किया गया है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, जो आपका ड्रीम है, उससे भटकते चले जाएंगे। और जब हम भटक जाते हैं तो वहां तक वापस आने में बड़ा टाइम लगता है। जैसे ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो चढ़ने में बड़ा टाइम लगेगा, उतरने में टाइम नहीं लगेगा। तो यही रास्ता है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए लास्ट ईयर के पेपरों का बेहतर मूल्यांकन करें, और जब आप मूल्यांकन कर लेंगे तो उसके आधार पर अपनी तैयारी करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नई श्रृंखला के साथ, तब तक आप इन लास्ट ईयर के प्रश्नों का एंजॉय करें और प्रत्येक ईयर के पेपरों को सब्जेक्ट वाइज तरीके से निखारने का प्रयास करें। जैसे ये पॉलिटी के प्रश्न मैंने आपसे डिस्कशन करा, ऐसे ही 19 के डिस्कशन करेंगे, 20 भी करेंगे, 21 भी करेंगे, और सबको फिर समाहित तरीके से इकट्ठा कर लेंगे कि हाँ इन टॉपिकों से मेन टॉपिक ये हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना प्रत्येक वर्ष रहती है और वहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय करें, जीवन में कुछ भी हो जाए बस हंसना मत छोड़ना। आपका लक्ष्य आपकी इंतजार कर रहा है, बस आप आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।